जी मुकेश जी। जी, एफआईआर पूछ रहे हैं आप कि सारे अपराधों में क्या एफआईआर होती है? तो इसका जवाब है नहीं। सारे अपराधों में एफआईआर हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये सब इस बात पे डिपेंड करता है कि अपराध जो है वो किस नेचर का है। देखिए, जो हमारा क्रिमिनल लॉ है वो दो तरीके के अपराधों के बारे में बात करता है। एक तरीके के अपराध जिनको हम जघन्य अपराध की कैटेगरी में रखते हैं या जिनको आमतौर पे कॉग्निजेबल ऑफेंस बोला जाता है। दूसरे अपराध होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी ऐसे अपराध जो ज्यादा सीरियस नेचर के नहीं है। तो जो सेक्शन 154 है यानी 154, वो जघन्य अपराधों के बारे में यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बताता है। ऐसे केसेस के अंदर जिनके अंदर सीरियस ऑफेंस हुआ है या सीरियस अपराध हुआ है, पुलिस के पास में ये ड्यूटी है, पुलिस का ये कर्तव्य है कि वो उन अपराधों को अपने यहाँ पे दर्ज करे, प्राथमिक रिपोर्ट तैयार करे। उसको हम बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसके बाद पुलिस जो है जांच करती है यानी इन्वेस्टिगेट करती है केस की, और इसी बेस पे किसी आरोपी को हिरासत में लिया जाता है यानी अरेस्ट किया जाता है। तो ऐसे अपराध तो हुए कॉग्निजेबल ऑफेंस, और दूसरे अपराध होते हैं जिनको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं। यानी अपराध तो ये भी है लेकिन ये सीरियस नेचर के अपराध नहीं है। ऐसे अपराधों में जो पुलिस होती है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दायर नहीं करती। ऐसा नहीं है कि वो दायर करना नहीं चाहती है या फिर कोई और तरीके की अड़चन है। देखिए, इसमें लॉ ही एक अड़चन पैदा करता है यानी राइडर लगाता है। लॉ 154 के सेक्शन में सीआरपीसी के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो है हमारे पास में, उसके अंदर 154 में वो एफआईआर के बारे में बोलता है और उसमें बोलता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में ही एफआईआर होगी, और अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं तो इस प्रकार के केसेस में एफआईआर नहीं होती है, उसमें एनसीआर होती है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट उसको बोला जाता है। इसमें भी पुलिस के पास में एक रजिस्टर होता है, एक डायरी होती है, उसके अंदर पुलिस उस केस को दर्ज करती है। देखिए, दोनों केसेस के अंदर पुलिस जो है केस को दर्ज करती है, चाहे कॉग्निजेबल ऑफेंस हो या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो। कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी जघन्य अपराध होंगे, संगीन अपराध होंगे, सीरियस ऑफेंस होगा, तो ऐसे केसेस में 154 की रिपोर्ट दर्ज करी जाती है, और दूसरे केसेस में 155 की रिपोर्ट जो है दर्ज करी जाती है। इन इन बातों में फर्क आ जाता है। 155 की रिपोर्ट का मतलब है एनसीआर और 154 की रिपोर्ट का मतलब है एफआईआर। अब यहां से प्रश्न उठता है कि दोनों केसेस में पुलिस के पास में क्या अधिकार है। यहाँ पे पुलिस के पास में अधिकार है कि वो डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट कर सकती है केस में। किस केस में? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के केस में। और दूसरे केस में यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में, यानी जो जघन्य अपराध नहीं है, उस केस में अगर पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना भी है तो उसे पहले मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेके आना पड़ता है कि जी हम इस केस के अंदर आगे इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं या इस केस में आगे जो है हम कुछ संज्ञान लेना चाह रहे हैं। तो ऐसे केसेस में उसको वहां से ऑर्डर लाना पड़ेगा मजिस्ट्रेट से, तभी वो संज्ञान ले सकते हैं। अब इसके अंदर एक लास्ट पेज होता है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है, ये पूछा जाता है कि अगर मान लो कुछ एक जघन्य अपराधी संगीन अपराध हुआ है यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, दूसरा जो है उतना संगीन अपराध नहीं है, तो इस केसेस में क्या पुलिस करेगी? क्या एनसीआर लिखेगी, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट लिखेगी, या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर लिखेगी? तो इस केसेस में भी बिल्कुल कानून स्पष्ट है। कानून ये कहता है कि अगर दोनों केस हुए हैं, एक में जघन्य अपराध हुआ है, एक में जघन्य अपराध नहीं हुआ है, सीरियस ऑफेंस नहीं हुआ है, उस केस के अंदर पुलिस की ये ड्यूटी बनती है कि वो एफआईआर लिखेगी और पूरे के पूरे केस को, पूरे के पूरे मैटर को
एक तरीके से कॉग्निजेबल ऑफेंस मान के, यानी सीरियस ऑफेंस मान के, जघन्य अपराध मान के उसकी कार्रवाइयों को आगे बढ़ाएगी। मजिस्ट्रेट से उसको ऑर्डर लेके आने की जरूरत नहीं है। जी मुकेश जी, जैसा कि मैंने बोला कि जो पुलिस है, अगर नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट लिखती है, ठीक है, यानी 155 की रिपोर्ट लिखती है, यानी सीरियस ऑफेंस नहीं है, अपराध नहीं है, उस केस के अंदर तो जी देखिए ऑर्डर लाना पड़ेगा मजिस्ट्रेट से, वहां वारंट की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर कुछ इस प्रकार के अपराध हैं, जब पुलिस को ये पता चलता है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, यानी सीरियस ऑफेंस हुआ है, तो पुलिस उसके ऊपर तुरंत एफआईआर लिखेगी। ये सबसे पहले पुलिस की ड्यूटी है, ये प्राथमिकता है। उस एफआईआर को लिखने के बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी केस का। इन्वेस्टिगेट जब करती है तो इन्वेस्टिगेशन के क्या पार्ट होता है कि पुलिस आरोपी को हिरासत में ले, यानी अरेस्ट करे एक्यूज को, उसके बाद में आगे की कार्रवाई शुरू करे, पंचनामा तैयार करे अगर उसके पास से कुछ चीजें मिलती हैं, ठीक है, और उसको हिरासत में लेने के बाद में अगर उसकी लगता है कि इसको छोड़ना चाहिए तो बेल बॉन्ड भी तैयार हो जाते हैं। और इस केस में कहने का मतलब ये है कि अगर कॉग्निजेबल केस है तो उसके अंदर पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। पुलिस को अगर ये लगता, पुलिस देखिए विदाउट वारंट कई केसों में अरेस्ट कर सकती है। जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित हो गया है, यानी सीरियस अपराध घटित हो चुका है, पीड़ित जो है जाता है पुलिस स्टेशन में, और पुलिस स्टेशन में पीड़ित जाने के बाद में जब कंप्लेन करता है, एफआईआर हो गया है, तो पुलिस का एक काम है तुरंत अपराधी को पकड़े। और इस प्रकार की भी कंप्लेन मिलती है कि ये अपराध घटित हो सकता है और पुलिस के संज्ञान में ये बात आ गई है, तो पुलिस उस अपराधी को अपराध करने से रोकने के लिए भी विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। यानी इसको एक तरीके से प्रिवेंटिव डिटेंशन आप कहेंगे कि वो पहले से ही अपराध को करने से पहले उसको रोक लेती है, सस्टेन कर लेती है। ठीक है, तो ये कुछ स्थितियां हैं जिसके अंदर पुलिस पहले से, अगर उनको लगता है कि पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ में इन्होंने जो किया है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ में कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, उस केस में भी पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। कई बार हम लोग मूवीज में देखते हैं, वो कहते हैं कि वारंट दिखाइए, आप मेरे को अरेस्ट करने आए हैं, वारंट दिखाइए। तो देखिए जी, कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में अगर सीरियस अपराध हुआ है, मर्डर, हत्या जैसे जो है एक जघन्य अपराध होते हैं, तो ये जो समाज को बड़े प्रभावित करते हैं ऐसे अपराध, तो ऐसे अपराध में पुलिस को ये पावर दी गई है कि पुलिस सीधा जाके जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में अपराधी को सीधा पकड़ेगी, उसको अरेस्ट करेगी। अब यहाँ पर भी एक पेच आ जाता है कि अरेस्ट का मतलब क्या है। लोग अरेस्ट का मतलब समझते हैं कि पुलिस ने जो है आपको लॉकअप में उठा के डाल दिया तो अरेस्ट हो गया। देखिए अरेस्ट पहली बात तो जो है अथॉरिटीज के द्वारा ही किया जा सकता है, किसी और के द्वारा अरेस्ट किया नहीं जा सकता। ठीक है जी, यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी अरेस्ट, अगर हम कहें कि किसी ने भी आपको पकड़ लिया और आप कहें कि जी अरेस्ट हो गया, तो अरेस्ट नहीं हुआ है। अरेस्ट का मतलब है कस्टडी हो सकता है वो, लेकिन अरेस्ट नहीं है। अरेस्ट का मतलब है कस्टडी बाय अथॉरिटीज, चाहे वो मजिस्ट्रेट हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, या एनी अथॉरिटी विच हैज बीन गिवन बाय लॉ, जो लॉ के द्वारा किसी को दी गई है। तो वो जब आपको डिटेन करता है, पकड़ता है किसी व्यक्ति को, तो उसको हम बोलेंगे कि ये अरेस्ट है। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट ये है, कई बार लोगों को पुलिस पकड़ लेती है, जेल में डाल देती है, लेकिन उसके बाद भी एक बड़ा अजीब सा एक सिस्टम है पुलिस वालों का कि वो उसको अरेस्ट नहीं मानते। लोगों के तरीके से तो आपके कोई परिवार का व्यक्ति है या कोई संबंधी है, उसको 4 दिन से पुलिस ने पकड़ रखा है, लेकिन मुख्य तौर पे हो सकता है कि आप कानून के अभाव में रहें
और उसको 4 दिन से पुलिस की निगाह लॉ के हिसाब से उसे पकड़ा ही नहीं गया, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को पकड़ा जाता है तो पुलिस एक रजिस्टर होता है, उसके अंदर बकायदा लिखेगी कि किस समय उसको पकड़ा गया है, जब उसे पकड़ा गया था तो उसके पास क्या क्या चीजें थी, उसको लिखेगी, उसके साइन करवाएगी कि आपको अरेस्ट किया गया है, आप इस पे साइन कीजिए। और हो सकता है अगर कहीं किसी प्लेस पे पकड़ा गया है तो आसपास के जो रेपुटेटेड पर्सन होते हैं उसमें से कम एक व्यक्ति की विटनेस ली जाती है कि इसके सामने पकड़ा गया है। और पुलिस परिवार वालों से बात करने से मना नहीं कर सकती है। कोई व्यक्ति एडवोकेट हायर करना चाहे तो एडवोकेट भी हायर कर सकता है। वो इंटेरोगेशन जो कर रही है वो एडवोकेट के सामने होगी, लेकिन ड्यूरिंग दी इंटेरोगेशन वो एडवोकेट मौजूद रहेगा, इस बात के प्रोविजंस नहीं है कि, लेकिन इंटेरोगेशन के द्वारा एडवोकेट मौजूद हो सकता है, परिवार से बात हो सकती है, उसका पंचनामा तैयार किया जाएगा पूरा का पूरा, क्या क्या इसके पास से अरेस्ट के टाइम पे निकला है। तो ये सारी चीजें अरेस्ट के ड्यूरेशन में होती है। मात्र लॉकअप में रख लेना, पुलिस के द्वारा पीटना, ये एक तरीके से सब इलीगल एक्टिविटीज है। दीज आर नॉट इलीगल एक्टिविटीज। लीगल कब होगा? जब कागजी कार्रवाई की जाती है, उसके अंदर बकायदा लिखा जाता है कि भैया इस समय इस व्यक्ति को इस हालात में इस अपराध के लिए अरेस्ट किया गया है और इसके द्वारा अरेस्ट किया गया है, ये भी उसके अंदर साफ तौर पे मेंशन होता है। जी मुकेश जी। जी, ये एक अच्छा सवाल है। पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में क्या फर्क होता है? कई बार एक ऐसा होता है कि जब पुलिस पकड़ लेती है तो कोर्ट में जब पेश किया जाता है तो रिमांड मांगती है, और लोग बार जब जिस अपराधी को पकड़ा जाता है तो वो अक्सर इस बात से डरता है कि हमको जो है जुडिशियल रिमांड मिले या जुडिशियल कस्टडी मिल जाए, लेकिन पुलिस कस्टडी ना मिले। अब इसके पीछे का क्या पेच है या क्या धारणाएं हैं, वो देख लेते हैं। देखिए, पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी का मतलब एक ही है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। यानी कहने का मतलब है, जो व्यक्ति है, जो अपराधी है, वो लॉकअप में तो रहेगा, वो जेल में तो रहेगा और पुलिस के अंडर ही रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसा नहीं है कि वो जुडिशियल कस्टडी में जा रहा है तो पुलिस के हाथ से छूट के कई बार लोगों को लगता है जुडिशियल कस्टडी का मतलब है कि जज के पास रहेगा वो। नहीं जी नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है, रहेगा पुलिस के अंडर ही, चाहे जुडिशियल कस्टडी हो या पुलिस कस्टडी हो। ठीक है, पुलिस की निगाह में रहेगा, लॉकअप में रहेगा, अरेस्ट में रहेगा, ठीक है, सब कुछ रहेगा। लेकिन बस फर्क क्या आ जाता है, पुलिस कस्टडी का मतलब ये है कि जो थाना होता है यानी पुलिस स्टेशन होता है, वहां पर उसको रखा जाता है। अगर पुलिस ने पुलिस कस्टडी की मांग करी है या पुलिस रिमांड की मांग करी है तो इसका मतलब यह है उसे थाने में ही रखा जाएगा, या पुलिस जो है अप्रोप्रिएट प्लेस समझती है यानी स्थान समझती है, उस स्थान पर उस व्यक्ति को रखा जाएगा और उससे पूछताछ की जाएगी। उस पूछताछ के दौरान अगर वो नहीं व्यक्ति बता पाता है तो हो सकता है उसकी पिटाई भी करी जाए। तो ये हुआ पुलिस कस्टडी। जो पुलिस जो है इंटेरोगेशन के लिए और गवाहों की उगाली के लिए और सबूतों को इकट्ठा करने के लिए मजिस्ट्रेट से मांगती है कि जी हमको अभी पुलिस कस्टडी दी जाए, 14-15 दिन की वो दी जाती है। ठीक है, तो इस केस के अंदर तो उनका इस प्रकार का थाने में रखा जाता है। अब प्रश्न उठता है, क्या जुडिशियल कस्टडी में भी थाने में रखा जाता है? नहीं, जुडिशियल कस्टडी के अंदर जो एक इन पुलिस की जो पूरा मैकेनिज्म होता है जिसे बोलते हैं हम एक्चुअल जेल, जैसे सेंट्रल जेल हो गई, तिहाड़ जेल हो गई, इन जेलों के अंदर उनको भेज दिया जाता है, सेंड कर दिया जाता है, यानी वो अब और कैदियों के साथ में रहते हैं। उस केस के अंदर उनका पिटाई का या इंटेरोगेशन का सिस्टम नहीं रहता। ठीक है, जुडिशियल कस्टडी का सिर्फ ये मतलब है कि वो जो है अब थाने से निकल के, यानी जो इंटेरोगेशन कर रहा था या इन्वेस्टिगेट कर रहा था केस को ऑफिसर,
उनकी निगाह से अब वो निकल के जो बड़ी जेल है वहां पर वो चले गए हैं। तो वहां पर एक तरीके से और कैदियों के साथ वो घुल मिल जाते हैं और सब चीजें होती हैं। लेकिन उस केस के अंदर जो उनका पिटाई का या रिमांड का रहता है पुलिस कस्टडी में, उससे वो थोड़ा सा बच जाते हैं। इसीलिए वो जुडिशियल कस्टडी की मांग करते हैं कि वहीं वहां पे हम काम कर लेंगे और सब कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर पुलिस रिमांड में या पुलिस कस्टडी में रहेंगे तो पिटाई होने का ज्यादा डर है, या इस कारण से वो पुलिस कस्टडी की ना जुडिशियल कस्टडी की मांग करते हैं। जी। 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 जी, लोगों का मन में ये भी एक क्वेश्चन रहता है, ये वाला लॉ मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों को पता होता है कि 24 घंटे के अंदर पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना ही करना है। अब कई बार वो लोग क्वेश्चन, मेरे पास भी केस आते हैं, मैटर्स आते हैं, तो वो ऐसा बोलते हैं कि सर हमारे किसी संबंधी को पुलिस ने पकड़ लिया है और जी वो 4 दिन से उन्होंने पकड़ रखा है और बहुत ज्यादा मारा है उसको, बहुत ज्यादा पिटाई करी है उसकी। और जी हमने तो लॉ पढ़ा है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है। लेकिन सर वो 4 दिन हो गए हमारे संबंधी को, उन्होंने जो है मजिस्ट्रेट के सामने भी प्रस्तुत नहीं किया है और हमारे को एफआईआर की कॉपी भी नहीं दी है, और हमारे संबंधी की जो है बहुत पिटाई की है। तो इस केस में लॉ क्या कहता है, इसके प्रोविजंस क्या कहते हैं, वो चीज देख लेते हैं। ठीक है। देखिए जी, इस बारे में लॉ एक तो क्लियर है कि मजिस्ट्रेट के सामने कोई भी अगर पुलिस अरेस्ट करेगी, मेरे शब्दों पे आप ध्यान दीजिएगा, जब पुलिस अरेस्ट करती है, पुलिस अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने, किसी भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने जिसकी जुरिस्डिक्शन है, यानी जिसका जो थाना उसके एरिया में लगता है, उस मजिस्ट्रेट के सामने आरोपी को प्रस्तुत करेगी। ये पुलिस की प्राथमिक ड्यूटी है। सेक्शन 56 और 57 दोनों इसी बारे में बात करते हैं। सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 56 और 57 इसी बारे में कि मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीजें में पेज फंसते हैं, वो इंपॉर्टेंट है जानना। पहला पहला क्वेश्चन जो खड़ा हो सकता है वो ये कह सकता है कि अगर मान लो अगर जो डिस्टेंस है कोर्ट की, यानी मजिस्ट्रेट जहाँ पे बैठे हुए हैं और जो जेल में जिसमें थाने में रखा हुआ है, उनकी डिस्टेंस अगर दूर है, तो क्या उस वाले पीरियड को भी कैलकुलेट किया जाता है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस पीरियड को कैलकुलेट नहीं किया जाता, वो पीरियड एक्सक्लूड होता है, यानी ट्रैवलिंग टाइम जो है कंसीडर नहीं किया जाता, उसको एक्सक्लूड किया जाता है। यानी अगर 4 घंटे लगे ट्रैवल करने में तो उसको हटाया जाएगा। 24 घंटे मुख्य तौर पे अरेस्ट करने से लेके मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने के रखे जाते हैं, इसमें ट्रैवलिंग टाइम एक्सक्लूड है। अब प्रश्न उठता है कि फिर वो 4 दिन से जो पकड़ा था फिर वो क्या है? देखिए, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये पुलिस की इनलीगल एक्टिविटीज के अंदर आता है। ये सब साफ तौर पे वायलेशन ऑफ लॉ है। इसी चीज को जो है वकील जो है कोर्ट के सामने बहुत बार हमको रखना पड़ता है इस मुद्दे को कि जी 4 दिन से पुलिस ने जो है इनलीगल एक्टिविटीज की हुई है, इस व्यक्ति के साथ में बहुत अत्याचार किया हुआ है, जबकि ये उसके अंदर आता नहीं। असल करते क्या है कि उस व्यक्ति को उठा के जेल में डाल दिया, और जो इनकी बुक है जिसमें इन्हें उसके अरेस्ट का ब्यौरा लिखना है, और सबसे मुख्य चीज होती है समय, कि किस समय ये लिखा गया है कि वो अरेस्ट किया गया है। ये एक पेज होता है कि ये लोग क्या करते हैं कि वो समय मेंशन नहीं करते, ये सब चीज मेंशन कर देते हैं उसके अंदर, लेकिन ये उसके अंदर समय क्या, किस समय अरेस्ट किया, वो मेंशन नहीं करते।
यानी कागजी तौर पर ये अपने 24 घंटे लेके चल रहे हैं। आपको 4 दिन पहले पकड़ा, किसी व्यक्ति को पकड़ा, आपको नहीं किसी व्यक्ति को 4 दिन पहले पकड़ा, और उस 4 दिन के अंदर इन्होंने क्या किया, 3 दिन मारा पीटा, अपना जो है एक तरीके से जो इन्होंने इंटेंशन प्रूफ करना है, या अगर मान लो किसी दूसरी पार्टी से पैसा खा लिया, या किसी प्रकार की जो इनलीगल एक्टिविटीज इन्होंने करी। मैं यूं नहीं कहूंगा कि सारे पुलिस वाले करप्ट हैं या सभी इस तरीके के करते हैं, लेकिन कुछ इस प्रकार के हैं कि जो ऐसा कर देते। तो अगर ऐसा होता है तो 3 दिन से जो है वो पिटाई कर रहे हैं। पिटाई करने के बाद में जो जो रजिस्टर में उन्होंने लिखा, वो तभी लिखते हैं कि भाई मजिस्ट्रेट के सामने कल हमें प्रस्तुत करना है, तो वो उससे 24 घंटे पहले का ही टाइम मेंशन करते हैं। अब आरोपी ना तो पूछता, वो इतना भयभीत हो जाता है, ना उसको अपने राइट का पता, ना उसको किसी चीज के बारे में वो जानकारी देते। इवन ऐसे भी केस देखे गए हैं जिसके अंदर वो एफआईआर के बारे में बताते ही नहीं है कि एफआईआर हमने लॉन्च करी है या नहीं करी है, 154 का मामला बनता है या नहीं बनता है, और इसमें अगर धाराएं लगाई है तो कौन सी धाराएं लगाई है, किस प्रकार की धाराएं लगाई हैं, क्योंकि वो भी तो मुख्य है कि आपने कौन सी धारा के अंदर अंदर किया है। सबसे पहले हमारा संविधान ये कहता है कि आप किसी को पकड़ नहीं सकते जब तक कि उसने कोई अपराध ना किया हो, और जब अपराध किया हुआ है तो उसको ये बताया जाएगा कि आपको इस अपराध में पकड़ा है। अगर अगर उस व्यक्ति को ये ना बताया जाए कि इस अपराध में पकड़ा गया है, अरेस्ट का टाइम मेंशन ना किया जाए, उसकी चीजें कर ली है, उसको जबरन, उससे जबरन कोई कबूलनामा लिया जाए, तो ये सारी चीजें जो होती है जब ये मामले कोर्ट में आते हैं तो ये निरस्त हो जाते हैं। इसीलिए पुलिस की स्टेटमेंट का कोई मोल नहीं रहता। ठीक है, उसको सिर्फ कोरोबरेट करने के लिए यूज किया जाता है, यानी आप पहले झूठ बोला था, आज सच बोल रहे हो, आज सच बोला था, पहले झूठ बोला था, इस बात का क्या गारंटी, इसलिए तो उसे यूज किया जा सकता है। बाकी उसका कोई एक लीगल सब्सटेंस नहीं रहता। तो ये मुख्य तौर पर। जी। जी। हम्म। छोटी मोटी चोरी के लिए अरेस्ट हुआ था कभी, कभी तो क्या हो, वो एप्लीकेबल होगा या नहीं। मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर किसी कोई छोटी मोटी चोरी के केस में अरेस्ट हुआ है तो वो गवर्नमेंट जॉब के लिए एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। देखिए, गवर्नमेंट जॉब्स की कई जगह पे ये रहती है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि उस गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या मांगा गया है। अगर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अगर ये रिक्वायरमेंट है कि जी आपके खिलाफ में एफआईआर नहीं होनी चाहिए, अब छोटी मोटी ये देखिए, अब ये कह रहे हैं छोटी मोटी चोरी, अगर हम इस बात को ऐसे समझें, चोरी तो चोरी होती है, अपराध अपराध है, वो छोटा या बड़ा नहीं होता, कानून की नजर में वो अपराध है। अगर उस अपराध में उनको पकड़ा गया है और उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एफआईआर दर्ज की गई है या कुछ और मामलों में भी उनको हिरासत में लिया गया है, तो फिर उनको एफआईआर हो जाती है उनके खिलाफ में, और एफआईआर हो जाती है तो जहां तक मेरी समझ है तो कई गवर्नमेंट जॉब्स में जो है एफआईआर होने के बाद में आपको बैठने नहीं दिया जाता या एलिजिबिलिटी नहीं रहती है। तो इस केस के अंदर तो नहीं होगा। ठीक है। और बाकी अब ये कह रहे हैं छोटी मोटी चोरी में अगर सिर्फ अरेस्ट किया गया है, मात्र अरेस्ट किया गया है और उसके बाद उनको छोड़ दिया गया है, तो फिर वो गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होंगे। एफआईआर नहीं होनी चाहिए, अगर एफआईआर नहीं हुई है तो फिर वो एलिजिबल, क्योंकि यही गवर्नमेंट जॉब का क्राइटेरिया रहता है। जी। और कोई प्रश्न है। जी।
अरेस्ट इज नॉट प्रूफ ऑफ एनी क्राइम डन। अरेस्ट इज नॉट प्रूफ ऑफ एनी क्राइम डन। समझ नहीं पाया मैं पूरा इस तरीके से कि अरेस्ट इज नॉट प्रूफ ऑफ एनी क्राइम। देखिए, अगर इस तरीके का हम ये लें कि अरेस्ट इज नॉट प्रूफ एनी क्राइम डन, देखिए ये तो बड़ा टेक्निकल अजीब सा है कि अरेस्ट इज नॉट प्रूफ किया। तो देखिए जी, कोर्ट ऑफ लॉ में हर चीज को प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है। जब कोर्ट ऑफ लॉ में कोई चीज चली जाती है, सो अगर इनलीगल डिटेंशन है, इनलीगल अरेस्ट है, कस्टडी है, तो उसको भी प्रूफ किया जाएगा कि जी गलत तरीके से इस व्यक्ति को जो है या हमारे क्लाइंट को जो है गलत तरीके से पकड़ा गया और गलत समय पे इसे पकड़ा गया। और जब गलत समय में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब पकड़ा जाएगा तो आप उसको लिखेंगे कि इस समय पे पकड़ा गया था। वो जो कह रहे हैं कि अरेस्ट इज नॉट प्रूफ, तो एक्चुअली इज टोटली डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस कि सर्कमस्टांस किसी चीज के क्या कहते हैं, ठीक है। ये सारा एविडेंस, देखिए एविडेंस कई चीजों पे चलता है। डायरेक्ट एविडेंस हो गया, फैक्ट्स के बेस पे हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट होता है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के बेस पे जो एविडेंस प्रोड्यूस किया जाता है। व्यक्ति को 4 दिन पहले पकड़ा है तो 4 दिन से वो अपने घर पे तो नहीं होगा। 4 दिन से पकड़ा है, उसके साथ में इतनी मारपीट हुई है, ठीक है, उसका एमएलसी होगा, सब चीजें होंगी, तो प्रूफ ये भी किया जा सकता है कि अरेस्ट इस तरीके का पुलिस ने नेगेटिव किया था। ऑल्दो और बहुत सारे केसेस में इसको प्रूफ किया भी जाता है जी। जी, एक लास्ट क्वेश्चन है पंकज जी, क्या है पूछ रहे हैं कि सर एज ए विक्टिम अगर उस पर्सन का नाम ही नाम है तो फिर में क्या है, क्या पूछ रहे हैं सर? एज ए विक्टिम अगर उस पर्सन का नाम है तो फिर मैं, देखिए ये तो बड़ा अत्याचार हो जाएगा उस व्यक्ति के साथ में कि एक वो पीड़ित, एक तो उसके साथ में अपराध हो गया और उसके बाद भी उसको सिर्फ इसीलिए गवर्नमेंट जॉब नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वो अपराधी मतलब उसके साथ अपराध हो गया है। तो ये तो एक तरीके से गलत व्यवहार होगा उसके साथ समाज में। ऐसा कभी कोई समाज नहीं चल सकता, ऐसा कोई सरकार कभी नहीं कर सकती, ऐसा कोई कानून नहीं बन सकता कि पहले जो पीड़ित हो उसी को और चीजों से वंचित कर दिया जाए, उसे देश के संसाधनों से वंचित कर दिया जाए। तो ये क्वेश्चन एक तरीके से निरस्त हो जाता है यहीं पे। यानी विक्टिम है, विक्टिम में एफआईआर में विक्टिम का नाम है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सभी प्रकार की चीजों के लिए भरपूर एलिजिबल है, कोई उससे किसी चीज से वंचित नहीं कर सकता क्योंकि वो तो पहले ही पीड़ित है। विक्टिम मतलब पीड़ित, पहले ही पीड़ित है। जो पहले ही पीड़ित है उसे आप कैसे किसी चीज से वंचित करेंगे? और कानून तो अगर ऐसा होगा तो कानून हमारा जो है नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल को फॉलो करता है कि हर किसी के साथ में न्याय होना चाहिए, एक सुगम न्याय होना चाहिए। इस केस में अगर हम करते हैं तो ये तो बहुत ही भयानक स्थिति हो जाएगी देश के अंदर जी। आई थिंक हमने सब चैट्स के क्वेश्चंस ले लिए हैं जी। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयां। हमारे देश ने आज 75 साल अब पूरे कर लिए हैं, तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है और हम लॉयर्स के लिए तो बहुत ही प्राइड की बात है क्योंकि हम हमारा जीवन ही जो है, हमारा घर भी जो है इस संविधान से ही चलता है। तो बिल्कुल, जय हिंद, जय भारत जी।